धर्म अधर्म। नीरजा शहर में ही पली बड़ी थी। उसने कभी गांव नहीं देखी। अपने मामा की बड़ी बेटी की शादी पर वह गांव में आई है। उसका पिता नीलकंठ शहर में हीरों का बड़ा व्यापारी है। विवाह संपन्न होते ही नीलकंठ शहर के लिए निकल पड़ा। नीरजा ने अपने पिता से कहा कि मैं एक सप्ताह यहाँ रहकर लौटना चाहती हूँ। नीलकंठ अपनी बेटी को ऐसा करने से मना करने ही वाला था कि उसकी दूसरी भांजी कमला ने कहा कि उसे यहाँ रहने दीजिए मामा जी। नीरजा को जो भी यहाँ देखना है दिखाऊंगी और मैं स्वयं उसे लाकर घर छोड़ दूंगी। नीलकंठ को उनकी बात माननी ही पड़ी। नीरजा को उस गांव के आम के बगीचे बहुत अच्छे लगे। पहाड़ी पर निर्मित देवी का मंदिर भी उसे बहुत अच्छा लगा था। गुलाबी फूलों का बाग भी उसे अच्छा लगा जो उसके मामा की बेटियों ने लगाया है। गुलाबी फूलों के बाग ही के पास पहाड़ है। उस पहाड़ से सूर्योदय का दृश्य देखने ही बनता है। इस रमणीय दृश्य को देखने के लिए वह प्रातःकाल ही उठती, नहाती और कमला के साथ गुलाब के फूलों के बाग में जाती। तबीयत ठीक न होने के कारण कमला उस दिन नीरजा के साथ नहीं गई। वह अकेले ही बाग में आई और सूर्योदय के मनमोहक दृश्य को जी भर देखती रही। जब वह लौटने लगी तब उसने गुलाब के एक फूल तोड़ने लगी। इतने में उसे लगा कि एक कांटा पाँव में लग गया है। उसने पाँव की ओर झुककर देखा तो एक काला नाग बगल के झाड़ियों में तेजी से घुस गया। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि सांप ने उसे डसा है, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। नीरजा जब होश में आई तब उसने देखा कि वह पलंग पर लेटी है। उसके बगल में ही एक युवक बैठा हुआ है और बड़ी तीक्ष्णता से उसे देखता जा रहा है। नीरजा को जागती हुई देखकर वह युवक बहुत ही आनंदित हुआ और तृप्त से अपने सिर को हिलाते हुए बोला, अब कोई भय नहीं, बताओ अब तुमको कैसा लग रहा है। नीरजा ने सिर हिलाते हुए संकेत में कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। वह उठने ही वाली है कि उस युवक ने उससे कहा, थोड़ी देर और आराम कर लो। तुमको गुलाबों के बाग में ज़मीन पर पड़ी हुई देखा, तुरंत तुम्हारे लोगों को खबर दी और तुम्हें यहाँ ले आया, तुम्हारी चिकित्सा की। तब वहाँ नीरजा के मामा और मामी आए। होश में आई हुई नीरजा को देखकर उन्हें अत्यंत आनंद हुआ। राजेश ने उन लोगों से कहा कि आज यह यही विश्राम करे। मुझे भी देखना है कि मैंने जो दवा दी है उसका क्या प्रभाव हुआ है। दूसरे दिन नीरजा बिल्कुल चंगी हो गई और घर चली गई। उसकी मामी ने राजेश के बारे में उसे पूरा विवरण दिया। राजेश का बाप गांव में रहता था और जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसमें खेती बाड़ी करता था। उस गांव के तथा पड़ोस के गांव वालों को जड़ी बूटियों देकर उनकी मुफ्त चिकित्सा करता था। साल भर के पहले ही उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई। तब से पिता का वारिस बनकर राजेश भी ग्रामीणों की मुफ्त चिकित्सा कर रहा है। राजेश की सुंदरता ने नीरजा को आकर्षित किया। उसकी सहनशक्ति तथा परोपकारी गुणों से वह बहुत ही प्रभावित हुई। उसे प्राणदान दिया, इसलिए उसके प्रति कृतज्ञता की भावना उसके हृदय में घर कर गई। एक दिन उसने राजेश से कहा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तुमसे विवाह करना मेरा धर्म है, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है। इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। क्या तुम्हें मुझसे विवाह करने में कोई ऐतराज है? राजेश थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोला, मैंने तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ जान लिया। तुम्हारे और मेरे स्तर में बहुत अंतर है, बड़ी गहराई खाई है। यह कैसे संभव होगा? उसके उत्तर से नीरजा का चेहरा फीका पड़ गया। अपने को संभालती हुई बोली, यहाँ तो स्तरों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं हृदयपूर्वक से तुमसे चाहती हूँ। तुम केवल यह बताना कि मुझे तुम चाहते हैं या नहीं। हमारी इच्छा और अनिच्छा की बात मत करो। तुम्हारे माँ बाप को भी अपनी स्वीकृति तो देनी होगी ना। वह जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। कहती हुई नीरजा वहाँ से निकली और शहर आ गई। घर पहुँचते ही माँ बाप को सविस्तर बताया कि गांव में क्या हुआ है। उसने यह भी कहा, राजेश मेरा प्राणदाता है, मेरा होने वाला पति है। उसके कथन में यह स्पष्टता थी
कि उसका निश्चय अटल है। दूसरे ही दिन राजेश से बातें करने नीलकंठ गाँव गया। उसी दिन नीलकंठ घर लौटा और पुत्री तथा पत्नी से कहा दिया कि यह शादी नहीं होगी। नीरजा पिता की यह बात सुनकर निश्चेष्ट रह गई। पत्नी ने कारण पूछा तो नीलकंठ ने बताया, वह कहता है शादी के बाद मैं शहर में आकर घर जवाई बनकर आपके यहाँ नहीं रहूँगा। पिता का वारिस बनकर उनकी वैज्यवृत्ति को बनाए रखना मेरा परम धर्म है। इस धर्म को निभाने के लिए मैं गांव में ही रहूँगा। वही इसी घर का बेटा भी है और दामाद भी। क्या मेरे व्यापार की देखभाल करना उसका धर्म नहीं? मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु अपने निर्णय पर वह दृढ़ है। नीरजा को लगा कि पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं। उसे लगा कि दोष राजेश का ही है। उसने राजेश से पूछने का निर्णय किया। दूसरे दिन वह गांव गई और सीधे राजेश के ही यहाँ गई। वह दोपहर का समय था। राजेश से कहा कि तुमसे ज़रूरी बातें करनी है। ठीक है, कहो क्या ज़रूरी बात है? राजेश ने पूछा। नीरजा ने कटु स्वर में कहा, धर्म के बारे में लंबा भाषण देकर तुमने मेरा पिताजी को वापस भेज दिया है। बेटा होकर अपने पिता के पेशे की देखभाल करना जैसा और जितना तुम्हारा धर्म है, क्या बेटी होकर अपने पिता के व्यापार की देखभाल करना उतना ही मेरा भी धर्म नहीं? न्याय संगत नहीं? धर्म के पालन में स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों समान ही है ना? उसकी बातें सुनते हुए राजेश मुस्कुराता और बगल में ही थाली में रखे हुए आम के टुकड़ों को उसे देते हुए बोला, पहले इन आम के टुकड़ों को खाओ और अपना क्रोध दूर करो। और राजेश कहने लगा, तुम शहर में कितने ही व्यापारी हैं। तुम्हारे पिताजी का व्यापार बंद हो गया तो उससे नुकसान किसी को नहीं होगा। इन ग्रामीणों की चिकित्सा में मैं मुफ्त नहीं करूं तो उनको बहुत कष्ट होगा। इस गांव में तो कोई दूसरा वैद्य नहीं आएगा क्योंकि उनकी आमदनी सीमित है। स्वप्रयोजन के लिए, स्वलाभ के लिए किए जाने वाले काम से अच्छा तो यही है कि अन्यों की सेवा करे, उनको लाभ पहुंचाए, उनका हित करे। मैं इसी को मूल धर्म समझता हूँ। इसलिए इसमें स्त्री पुरुष के अंतर का प्रश्न ही नहीं उठता। राजेश की बातों से नीरजा को लगा कि उसने आज एक जीवन सत्य को जाना है। उसमें ज्ञानोदय हो गया। वह उठ खड़ी हुई। राजेश ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बिना कुछ बोले ही चली जा रही हो? तुम्हारा धर्मोपदेश सुनने के बाद मैं जान गया हूँ कि तुमने पिताजी से जो बातें की उनके बारे में तर्क करना मूर्खता है। घर पर तो बहुत से काम पड़े हैं ना, आखिर हम लड़की वाले हैं। विवाह की तैयारियां भी तो करनी है। कहती हुई लज्जा से उसने अपना सर झुका लिया।